तो हिस्ट्री का सर आपने हिस्ट्री का भेजा था ना सर कल हिस्ट्री का है हमारा। सॉल्व क्या चीज है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमल्सन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। तो पहला सॉल्व देखो, सॉल्व क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स अगर लिक्विड में हो, वह सॉलिड पार्टिकल्स आर मिक्स्ड इन लिक्विड, उसे क्या कहेंगे? सॉल्व कहेंगे। जैसे सॉलिड पार्टिकल्स में पेंट आ जाएगा, एग्जांपल में क्या है? पेंट। पहले क्या होता था कि कई तरीके का रेजिन या कलर डाले जाते थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी हो जाएगा। स्टार्च इन वाटर, स्टार्च इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये सारी चीजें। तो सॉलिड अगर किसी लिक्विड में हो, पेंट में नीचे सॉलिड बैठा रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? सॉल्व कहेंगे। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है, इमल्सन क्या होता है? मिल्क एक इमल्सन है। जब वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अदर लिक्विड, इफ वन liquid is dispersed in other liquid, जैसे एग्जांपल के तौर पर है मिल्क। क्या मिल्क में एक लिक्विड है, फैट है, और फैट एंड वाटर उसमें आपस में मिला रहता है। मिल्क में घी भी है, लेकिन उसमें क्या वाटर भी है। समझ में आ गई बात? तो अब आपको अगर मैं सॉल्ट बोल दूं तो क्या आपको कोलाइड ही मानेंगे? सॉल्व तो कोलाइड का टाइप है ना। तो सॉल्व के बारे में आपको पता चल गया। अब हम थोड़ा सा आपको सस्पेंशन के बारे में बताएंगे। कोलाइड के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया है। नाउ बताइए हेट्रोजीनियस के दो टाइप कौन कौन से हैं? जैसे मैटर के दो टाइप हमने बताए थे, तो ये इधर वाला मिक्सचर था, और मिक्सचर के भी दो टाइप्स बताए थे, एक होमोजीनियस और दूसरा कौन सा था? हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस के भी दो टाइप थे, एक तो कोलाइड था और दूसरा क्या था? सस्पेंशन। सो कोलाइड, और ये था हेट्रोजीनियस, तो ये क्या था? होमोजीनियस। मिक्सचर है उधर, तो इधर क्या था? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अर्थ कौन से दो टाइप थे? एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर एलिमेंट के भी हमने 3 टाइप्स देख लिए थे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स। इतनी बात पता चल गई थी। हम यहाँ पर हैं सस्पेंशन। वी विल डिस्कस अबाउट सस्पेंशन। कोलाइड तक सारी बातें हो गई। ओके, नाउ एरोसॉल का भी, व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड आर मिक्स्ड इन गैस, डिस्पर्स्ड इन गैस, तो उसे क्या कहेंगे? एरोसॉल। ओके, डिस्पर्स का मतलब उसमें फैले हुए हो, बिखरे हुए। डिस्पर्सन का मतलब क्या हुआ कि इट इज स्प्रेड। एरोसॉल में क्या होता है बताइए? व्हेन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन गैस, देन इट इज कॉल्ड एरोसॉल। देखो इस चीज को, एरोसॉल व्हेन, जैसे फॉग है, वो पूरी तरीके से उसे कोई मिक्स नहीं करता, वो अपने आप हो ही जाता है। सो व्हेन सॉलिड, और कुछ आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं, सॉलिड और लिक्विड किस में फैले हुए हो? इज डिस्पर्स्ड। आपने मिक्स किया हो या नेचर ने किया हो, लेकिन ऐसा हो गैस में, तो उसे क्या कहेंगे? एरोसॉल। एरोसॉल के कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड, एयर स्प्रे, एयर स्प्रे, फॉग, ये सारी चीजें।
ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है ये पेंट और इमल्सन। तो पेंट और इमल्सन क्या चीज़ है बताओ? ये मिल्क इज इमल्सन, ये हेयर स्प्रे। तो ये हेयर स्प्रे क्या होगा? एरोसॉल हो जाएगा, पेंट क्या हो जाएगा? सॉल। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब देखो इमल्सन भी आपको बता दिया। देखो आगे है, इतनी बात ही बस, ज्यादा जरूरत नहीं। अब देखो सस्पेंशन। सस्पेंशन की निष्ठा 3 प्रॉपर्टी बताओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी बताओ। ठीक है, तो इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। whose size is more than, ब्रेक नहीं लगाना इसका, its size is more than 1000 नैनोमीटर। और बताओ एक दो प्रॉपर्टी और बताओ। कर सकते हो। Its components, can pass the filter. अच्छा बता रही हैं, can be separated पाइप, फिल्टर, पेपर। लेकिन एक और बताइए। सही बात है, इट इज नॉट स्टेबल। स्टेबल, अच्छा बता रहे हैं आप। और चौथा क्या है? रेत के पार्टिकल तुम पानी में चलते हुए चौक को नीचे जाते हुए देख सकते हो। इट कैन बी सीन विथ नेकेड आई। लक्षिता एक और पॉइंट बोलो। Sir, it is untrue solution. नॉट ट्रू। और Sir, it can show. It can show Tyndall effect. इट कैन शो टिंडाल। मेरे ख्याल से सभी पूरे हो गए। ये बात हो गई। अब हमारे पास सस्पेंशन भी है, और क्या कोलाइड का एग्जांपल सॉल होता है? वहाँ लिखा है सॉल, उसी का तो टाइप है। एक नहीं लगा बेटा। और ये होमोजीनियस, इसमें सोल्यूशन है क्या? तो बुक का अब एक क्वेश्चन देखो इन टेक्स्ट का, सोल्यूशन, सॉल और सस्पेंशन में अंतर देख लो। ये है सोल्यूशन और ये क्या है? सॉल। और ये सस्पेंशन। इन्हीं तीनों में अंतर पूछा है। इंटरेस्ट मिला क्वेश्चन? डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन, सॉल्व एंड सस्पेंशन। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा है, यही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जबकि सॉल्व तो पता चल चुका है कि वो कोलाइड है। ओके, जरा आगे का देखते हैं। तो सॉल्यूशन, सॉल्व और सस्पेंशन। जब तुमसे कहा जाए सॉल्व, तो उसे कोलाइड ही मानना, क्योंकि वो कोलाइड का ही तो टाइप है। और जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज यहाँ आएंगी, जिसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी आएगी साइज। तो साइज, नाउ जस्टिन तीनों के साइज में डिफरेंशिएट करो। Sir, the size of solution is less than 1 nanometer. लेस देन 1 नैनोमीटर। Size of colloid comes between in 1 nanometer and 1000 nanometer. 1000, ये बताओ। Above 1000 nanometer. above 1000 नैनोमीटर। अब इसके बाद ये तो साइज हो गया। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जस्टिन। Stable. Solutions are very stable in nature. वेरी स्टेबल। और Colloid are less stable in nature. Sir, हाँ, हमारी बात कर रही है कि
जो ट्रू सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल है। नहीं, गलत करें। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो, सर हमारी मैम कह रही कि जो नीचे बैठ जाता है वो स्टेबल है और जो पार्टिकल्स घूमते रहते हैं वो अनस्टेबल है। सर तो वो भी ट्रू सॉल्यूशंस आर स्टेबल और अनस्टेबल। देख लो, सब जगह लिखा है पूरे नेट पे, पर सारी साइट में पेपर तक की किताब में लिखा है इसका सॉल्यूशन में चैप्टर। ऐसा हो ही नहीं सकता। लिखा है सोडा वाटर क्या हुआ अनस्टेबल है, ये तो सालों साल रहता है। अभी तक किसी की मैम ने कभी भी ऐसा नहीं कहा होगा। बहुत सारे बच्चे इतने सालों से पढ़ रहे हैं, ऐसा कहा। समझ में आया? हाँ, आदित्य बताओ। नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल। ओके, नाउ फिल्टर पेपर टेस्ट। प्रद्युम्न बताओ इसके बारे में। Solution can pass through filter paper. All components pass through filter paper. हाँ ना, all components pass through microfilter. आप बोलो माने। Sir, colloids can pass through कोलाइडी का तो पूछ रहा है, बताओ। can pass through filter paper. तो तुम कुछ डिफरेंशिएट नहीं बताओगे। अच्छा, भाभी ना बताओ। Sir, it cannot pass through filter paper, but can क्या pass बोलो? through. हाँ, इट कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। But can pass through microfilter. अच्छा, फिल्टर से नहीं होंगे, माइक्रो से हो No, जाएंगे। sir, बड़ी बात है। it बोलो मैम cannot का। pass through. मैम बोलो। Sir, cannot pass through. ये देख लो, तुम लोग पहले समझो तो चीजों को। ये फिल्टर पेपर है और ये माइक्रो फिल्टर है। जिसमें छोटे छेद हैं वो माइक्रो होगा। Yes, sir. और ये तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये कोलाइड है, तो कोलाइड के इतने बड़े बड़े साइज है, तो बोल रहे हैं इट इससे नहीं होगा, इससे हो जाएगा। ये जादूगरी जानते No, हैं। sir. अब बोलो मैम, तुम बताओ। ये साइज इससे बड़ा है ना, तो बोलो किससे होगा और किससे नहीं होगा। Sir, filter paper से pass हुआ उससे नहीं हुआ. वही तो पूछा जा रहा है। ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, बट सम कंपोनेंट्स जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज विल नॉट पास थ्रू माइक्रोफिल्टर। और इसमें से दोनों हो जाएंगे। तो ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर, ठीक है। बट लेकिन जो डिस्पर्स्ड फेज है, एग्जाम्पल के तौर पर डिटॉल, तो डिटॉल क्या होगा, विल नॉट पास थ्रू। डिटॉल को अलग किया जा सकता है पानी से, थ्रू माइक्रो फिल्टर। दूध को, जो गाढ़ा दूध है, पानी से अलग कर सकते हो, माइक्रो फिल्टर आ जाए। दूध में से भी पानी निकाल सकते हो, प्योर दूध से भी। इतना जादू है। 15 रुपए का जरूर आता है, ये 10 पैसे का, लेकिन काम भी तो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें बताओ। Sir, all components cannot pass through. सो सम कंपोनेंट्स इसमें क्या होंगे, विल नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ओके, सम क्यों ऑल होगा ना सर? सम जैसे पानी निकल जाएगा, रेत रह जाएगी, कि पानी भी तो रोक। हम ये कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज विल नॉट पास थ्रू फिल्टर। ये डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम इसमें है, उसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, इसमें कुछ नहीं ना। तो आप ऐसे कुछ नाम थोड़ी ना दे दोगे, जो नाम जिसको दिया वही तो दोगे। इसमें देखो, दैट इज किंडाल इफेक्ट। माविन, Yes, sir. So cannot show Tyndall effect. कैन नॉट शो
the elephant. आगे Sir, can show. कैन शो, आगे Sir, can show. ओके। सर उसमें कोई डिफरेंस है कि इसका थोड़ा मतलब कम होगा इसका थोड़ा कुछ नहीं होगा। आना सेपरेशन ऑफ मीडियम, सेपरेशन ऑफ मीडियम। सर यानी मतलब इसका तो उसका होगा फिल्ट्रेशन। विजिबिलिटी के ऊपर पूछा जा रहा है। टू मीडियम्स हैं जैसे शुगर एंड वाटर, तो जहाँ शुगर और वाटर के पार्टिकल मिलते हैं वो सेपरेशन ऑफ मीडियम। क्या इज इट विजिबल टू यू? तो इसमें नॉट विजिबल, इसमें हमें नहीं पता, हम आपसे पूछ रहे हैं। डिटॉल अगर पानी में पड़ा तो तुम देख लेती हो डिटॉल, ये डिटॉल है ये पानी, एक दो दिन बाद वो नीचे आ जाए तो डिटॉल ही नहीं देख पाओगी तो मीडियम का देखो, नहीं पता नहीं चल पाता ना। ऐसा नहीं है, बस वो नहीं दिखते, उसमें में दिखते, ठीक है ना। कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम मिक्स तो है ही है, सब कुछ मिक्सचर है, लेकिन जहाँ पर रेत खत्म होती है जहाँ पानी शुरू होता है वो तुम देख लोगी, लेकिन डिटॉल कहाँ खत्म है कहाँ पानी शुरू, क्या तुम देख पाओगी? मतलब जो लाइन इसको सेपरेट करती है, जो लाइन सेपरेट करती है दो मीडियम को, या ये भी कहा जा सकता है इट इज द विजिबिलिटी बाय नेकेड आई। अगर तुम वो भी मानो तो वो भी चलेगा। तो इसमें तो इट इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, so it is not visible by naked eye, not visible by naked eye, however it is visible by naked eye, not visible with naked eye। और अगर यही चीज है तो उसको डू लिखा जाता है। ऊपर वाले में डिटो, ऊपर की चीज नीचे हो तो डिटो, इधर की चीज इधर तो डू, ऐसा लिखा है। तो वैसे मैं लिख देता हूँ नॉट विजिबल विद नेकेड आई, और ये है विजिबल विद नेकेड आई। मेथड ऑफ सेपरेशन, अगर तुम्हें मेथड करना है सेपरेशन तो इसमें इवेपोरेशन है, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या तुम सेंट्रीफ्यूगेशन जानती हो? हाँ। तो अगर किसी ब्लड को बहुत तेजी से चलाया जाए तो उसके आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होंगे? जब बहुत तेजी से चलाया, मिल्क कोई बहुत तेजी से चला तो मक्खन बीच में रह जाता है और भारी भारी चीज बाहर चली जाती है। दही को भी बिलोते हैं तो हल्का हल्का मक्खन बीच में आ जाता है कि नहीं? वॉशिंग मशीन में ही पानी दूर फेंक दिया जाता है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब तेजी से घुमाना, तो कोई भी चीज़ तेजी से घुमाएंगे तो भारी चीज़ बाहर फेंक दी जाती है। तो किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन में हल्के पार्टिकल भी होते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर, तो ऑयल सेंटर की ओर रहेगा, मान लिया कि दूर चला जाएगा ऑयल, सेंटर की ओर रहेगा, वाटर दूर चला जाएगा। तो इसमें अगर दो चीज़ों को सेपरेट करना हो, चाहे ब्लड के कंपोनेंट हो या दूध के कंपोनेंट हो, तो निष्का दूध के कंपोनेंट को जब तुम सही सेपरेट करना चाहोगी, दही को बिलोगी इस मिक्सी में, तो मक्खन कहाँ आएगा? बोलो, बीच में आ जाएगा, दूध दूर चला जाएगा। ऐसा ही होता है कि नहीं? कई बार देखा भी ओवर करते समय। तो इसलिए इसका मेथड क्या हुआ? इसका क्या हुआ? और इसका इसको क्या कहते हैं? इसको सस्पेंशन या निलंबन कहते हैं, निथारना। जब नीचे बैठ जाए तो दूसरे दिशा में इसको क्या करेंगे? सस्पेंशन विद डिकेंटेशन। एक कैन से दूसरे कैन में डाल दो धीरे धीरे, तो नीचे रेत रह जाएगी और ऊपर की चीज दूसरे में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बोलो? सस्पेंशन। नॉर्मल तुम्हारी फिल्ट्रेशन लिखो। तो मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है बताइए? मेथड ऑफ सेपरेशन, इवेपोरेशन। आप यहाँ क्या लिखे? सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसमें डिकेंटेशन, और जैसा डिकेंटेशन भी कर सकते हो, रेत नीचे बैठ जाए। फिल्ट्रेशन करो, सबसे पहले डिकेंटेशन करो। बहुत सारी रेत फिल्टर पेपर में ना लाओ, फिर जब बहुत हल्की हल्की रेत पड़े तब फिल्ट्रेशन कर लो। ठीक है, और इसके अलावा भी तुमने कभी देखा है घर में एलम होता है, फिटकरी। फिटकरी को मम्मी पानी में ऐसे घुमाती है तो उसके सारे पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, सारी चीजें प्रेसिपिटेट। ब्लड होता है उसमें भी लगाते हैं। लगा देंगे तो जम जाता है। जो भी उसमें अशुद्धियां हैं, ये एलम है, हमारे पास भी रखा हुआ है।
10 रुपए का बाजार में मिलता है। तो एलम का काम क्या है, ये देखो, तो ये एलम है। तो कभी भी गंदे पानी में अगर करना है तो 10 रुपए की चीज़ मिलती है, सभी सैलून में भी रहती है। इसको पानी में बस 2 बार ऐसे घुमाओ, तो जितना भी उसके अंदर तैर रहा है या डिस्पर्ज है सब ऊपर आ जाएगा, और फिर उसको अलग से तो कितने का होता है ये? 10 रुपये। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये सॉल्ट की तरह, नमक की तरीके ही होता है, इसके पहाड़ होते कहते हैं। हैं। ये K2SO4 Al2SO4 होल थाइस 24H2O तो वो ऊपर क्यों आता है। है? ऊपर क्यों आता है? पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट विद 24 वाटर ऑफ हाइड्रेशन। एलम यानी फिटकरी, जैसे यहाँ लगाते हैं ना, कभी कट जाए तो फिटकरी लगाते हैं। सर तो कितने देर में मेरा- ठीक करते हैं है? उस कट को कितने देर में ठीक करते हैं? तुरंत ठीक करेगा। अब देखो ये तीसरी चीज क्या है, डिकेंटेशन। सबसे पहले जब गंदा पानी है डिकेंटेशन करो, फिर इसको क्या कहते हैं बताइए, लोडिंग। इससे फिटकरी घुमाने को क्या कहते हैं। अब देखो जो हमारे पास किताब है उसमें से तो कटा नहीं है, लेकिन नई किताबों में चैप्टर लोडिंग वाला कटा ही दिया गया है। देखो मैं बता रहा हूँ यही चैप्टर था, लेकिन अब इस कैसे कैसे सेपरेट करेंगे ये प्रोसेस हटा दिया गया है। अभी पिछले से पिछले साल तक लोग पढ़ते रहे, ये रहे, येलो। है ना। तो ये देखो, तो ये लोडिंग टाइम पढ़ो, क्या लिखा है, ये सेटल डाउन फिर लोडिंग एंड सेटलमेंट है ना, फिर करिए यही चैप्टर तो है। स्टार्ट ये तो क्या है, ये सब चैप्टर इसी में है। पूरी 2-3 साल है ना, लोडिंग टाइम के सब। देखो सुनो, जब रेत नीचे बैठ जाए तो दूसरे कैंट में धीरे धीरे कैन में डालना पानी, उसको कहते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन कर लो तो फिर उसके बाद एलम घुमाओ, फिट करी तो उसको लोडिंग कहते हैं। तो और सस्पेंडेड पार्टिकल आ जाएगा, उसको अलग कर देना, स्टीमिंग कहते हैं ना, एक चम्मच से अलग कर लो, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करो, तो तुम्हारा पानी बिल्कुल पीने लायक। और सिंपली अगर फिल्ट्रेशन करोगे तो फिल्टर पेपर खराब हो सकता है, उतनी मिट्टी होगी। ये 3 प्रोसेस है, सही है। सब फट जाएगा। तो इसलिए अगर आपको मैं फिर भी लोडिंग नहीं बता रहा हूँ, लोडिंग कभी आगे होगा, लेकिन है फिटकरी से करना होता। तो आप ये डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन तो समझ गए ना। तो लिख लेता है डिकेंटेशन लोडिंग। डिकेंटेशन फॉलोड बाय, ठीक है, लोडिंग। लोडिंग का मतलब है ट्रीटमेंट विद एलम, ट्रीटिंग विद एलम। फिर उसके बाद क्या करेंगे बोलो, दैट इज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है सॉल्यूशन का, और ट्रू सॉल्यूशन नेचर में लिख दो, ट्रू सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है, और ट्रू ये कैसा है, नॉट ट्रू। और ये कैसा है, नॉट ट्रू। एक और चीज लिखो नेचर के अलावा, कंपोजिशन इसका यूनिफॉर्म है, जबकि बाकी दोनों का क्या नॉन यूनिफॉर्म। तो और प्रॉपर्टी लाइट स्कैटर्ड टिंडाल इफेक्ट में आ गए या फिर हमें लिखना पड़ेगा? उसी में अलग से तो नहीं लिखा जाता, कैन नॉट शो। अब लिखना चाहिए डज नॉट स्कैटर लाइट और शो कैन नॉट शो टिंडाल, इसी में लिखा जाएगा अलग से। देखो कंपोजिशन, कंपोजिशन हाँ ना बताओ क्या लिखे। सर कंपोजिशन सर मतलब heterogeneous mixture या heterogeneous mixture? हमें नहीं पता, हमें तो बस हमें किसी ने सोल्यूशन सॉल्ट सस्पेंशन बोला। It is a binary solution. It is a binary. सही है, लक्षिता बताओ। Sir, uniform. यूनिफॉर्म और Non-uniform or non-uniform. ये क्योंकि होमोजीनियस है, दोनों हेट्रोजीनियस है। अब एक एग्जांपल लिख लो, तो इसका एग्जांपल क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो ये भी लिख सकते हैं कि होमोजेनियस है और हेटेरोजेनियस है, मुझे हेटेरोजेनियस। हाँ यहाँ भी लिख सकते हो, नीचे इसी में ही आएगा पानी। और ये डेटॉल इन वाटर, सिर्फ डेटॉल ना लिखना, डेटॉल तो एक कंपाउंड है। डेटॉल इन वाटर, मिल्क, मिल्क लिख सकते हो, ब्लड भी लिख सकते हो। सैंड इन वाटर, डस्ट इन एयर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। कोई 8 आपको लिखने हैं, एक छोड़ सकते हैं। या फिर मैं ये वाली चीज छोड़ देता हूँ, आप लोग लिख लो। अगर मैं प्रॉपर्टी छोड़ दूँ तो लिख लोगे? तो संजय लिखोगे? तो ऑन द बंद कर। प्रोसेस या वो बोलिए आगे। So those properties, ठीक है, which can be studied without chemical change, without changing the या chemical change के बिना तो करी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको टेम्परेचर पता करना है वाटर का, तो आप उसे बॉईल करिए, पता करिए उससे वाटर का कोई कंपोजिशन बदलेगा क्या? तो बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी हुई? फिजिकल। क्योंकि ऐसा अगर आपको किसी का कंबशन पता करना है तो पहले पेपर को जलाना पड़ेगा, जलाने से तो सारी उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी स्टडी की जा सके बिना मटेरियल में चेंज के, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे डेंसिटी है, उसको तौल लो, वॉल्यूम तौल लो, आराम से डेंसिटी पता चल जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए मटेरियल का नेचर ना चेंज करना पड़े केमिकली, उसे क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। कुछ 4-5 प्रॉपर्टी बताओ फिजिकल चेंज की, बताओ। प्रॉपर्टी हाँ, फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी। शेप विल नॉट चेंज, सर शेप और शेप विल चेंज, साइज और नो रिएक्शन ऑफ हीट, बताओ। ये लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ये लिख सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती। इस ऐसा करने से उसका केमिकल नेचर नहीं चेंज होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज, अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर की पता करनी है तो वाटर को बॉईल करिए, थर्मामीटर डाल दीजिए, तो क्या वाटर चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। टेक नहीं लगा तुम हर 2 मिनट में, तुम उसके लिए बनवा लो ना स्टैंड, यहाँ लगा लिया करो ऐसे। हम मना नहीं कर रहे, हाथ को क्यों प्री ऑक्यूपाइड करती? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आप उसको आइस पॉइंट निकाल सकते हो, बर्फ में बदलेगा फिर से, लेकिन कोई चेंज तो नहीं होगा ना, वाटर तो वाटर ही रहेगा। तो डेंसिटी भी पता कर सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी पता कर पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और बोलो मेल्टिंग पॉइंट। टेक्सचर पता कर सकते हो क्या? ऑर्डर, उसकी महक, डेंसिटी, तो ये सारी कैसी प्रॉपर्टी हुई? कलर को भी पता कर सकते हो। सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये उसके भौतिक गुण हुए। और बोलो हार्डनेस, ये सारी चीजें हो गई। मैलिएबिलिटी, वो भी सब पता कर सकते हो, उससे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मैलिएबिलिटी, फ्रेजिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सब इसमें आ गए। डक्टिलिटी, ठीक है, और इसी तरीके से टेंडर इफेक्ट की एक प्रॉपर्टी हो गई, और साथ में ब्रिटलनेस। तो बुक में बहुत सारी लिखी, हमने थोड़ी सी लिखी, ये सारी की जा सकती हैं। अब जरा देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पता चल गया। सो दीज प्रॉपर्टीज, तो टेक्सचर के वाला आपने क्या लिखा है? टेक्सचर, ऑर्डर, महक। अब देखो, दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैन बी स्टडीड ओनली अंडर फिजिकल चेंज, नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस व्हाइल स्टडीइंग दीज प्रॉपर्टी। कोई केमिकल चेंज होता है? तो दीज प्रॉपर्टीज कैन बी स्टडीड, इनको स्टडी किया जा सकता है आइदर विद और विदाउट फिजिकल, विद और, ये लिख सकते हो वो तो ऊपर बाई फॉलोइंग फिजिकल चेंज। सर आपने सिर्फ ऊपर केमिकल चेंज क्यों लिखा? देख लो, ऊपर लिखा है कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, which can be studied without chemical change।
ठीक है, अब इसके आगे एग्जाम्पल हो गया, कौन कौन से एग्जाम्पल समझ आ गई बात की नहीं? तो ये बाय फॉलोइंग फिजिकल चेंज, क्या तुम जानते हो भाई फिजिकल चेंज क्या होता है? Yes. मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? सर फिजिकल चेंज, और कुछ एग्जांपल्स और बताओ फिजिकल चेंज के। कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ पेपर, आइस, और इसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काट दिया तो उससे भी। और बताइए टीयरिंग ऑफ पेपर, सर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, वो सब भी हो सकता है। टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या सकता है क्या इसके अंदर? वो एक प्रोसेस है, समझ में आया? सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है, वो मिक्सचर को सेपरेट करने का प्रोसेस है। बॉइलिंग ऑफ वाटर या मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, समझ में आ गई बात? तो ये सारे प्रोसेस कौन से हैं बताइए? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज समझ में आ गया? हाँ, सर दोनों का प्लांट फिजिकल हुआ है, केमिकल पहले का तो प्लांट दूसरा तो नहीं हुआ, आपस में नीचे छूटा है वो केमिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब जरा देखो, ये तो तुम्हें पता चल गया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल चेंज के द्वारा लाई जा सकती हैं। हम ये चेंज करा के इन सबको पता कर सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या, पता लगाई जा सकती है कि नहीं? अब अगली चीज है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने आपको फिजिकल चेंज बता दिया। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये कैसा होगा? अगर आपने पानी को या आइस को मेल्ट किया है तो वाटर को फिर से आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है बताओ? बदले जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, वाटर को कूल करके आइस बनाई जा सकती है, लेकिन आइस को अगर हीट कर दो तो क्या बन जाएगा? तो इससे क्या पता चल रहा है? फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। इन्हें रिवर्स किया जा सकता है। सर कटिंग ऑफ वुड का कैसे करेंगे? उसको कुछ नहीं कर सकते, काट दिया तो काट दिया, लेकिन जिसको कर सकते तो क्या उससे कोई देयर इज नो केमिकल नेचर ऑफ द मटेरियल चेंजेस। तो इस तरीके से देखा जा सकता है। पेपर है, पेपर को लुक दी पल्प बना लो, पल्प करके फिर से उसको प्रेस मशीन में डाल दो, नया पेपर फिर से तैयार हो जाएगा। ग्लास को भी रिसाइकल किया जा सकता है, ग्लास से फिर बन जाता है ग्लास। सही है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ की जा सकती है। अब जरा देखो, सर बर्निंग ऑफ वुड सर दोनों होगा, बर्निंग ऑफ फूड केमिकल चेंज। सर दोनों होगा तो सर उसकी शेप सर साइज भी चेंज शेष टाइप से नहीं है, वो बिल्कुल केमिकली जब बदल जाए काला पड़ जाएगा, उससे फिर वो कुछ बचा क्या? केमिकल चेंज तो केमिकली चेंज है। कैंडल, सिर्फ कैंडल का जो बर्निंग है उसमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी हो रहा है और साथ में बर्निंग ऑफ कैंडल, वो दोनों ऐसे। चलिए अब हम अगली बात देखते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज। Those properties which can be studied and followed by chemical change या under chemical change, जिनका अध्ययन आप कैसे कर सकते हो? Those properties which can be studied only with chemical change। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कंबस्टिबिलिटी, तो क्या पेपर कंबस्टिबल है? तो लेकिन उसकी कंबस्टिबिलिटी चेक करने के लिए पेपर जलाना पड़ेगा, तो केमिकल चेंज करना पड़ेगा। सो कंबस्टिबिलिटी चेक करने के लिए ये एक प्रॉपर्टी हुई। तो एग्जांपल प्रॉपर्टी का क्या हुआ? कंबस्टिबिलिटी। एसिडिटी या नींबू एसिडिक है तो एसिडिटी बेसिसिटी। इसी तरीके से कभी कभी हम लोग इनो पीते हैं, तो इनो क्या बेसिक नेचर का होता है? डाइजीन खाते हैं तो बेसिक होता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी नींबू या ऐसा अचार खा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट भी यहाँ रखे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिड है। क्या होता है बताइए? ऐसा नाम सुना है HCl? कभी तुम लोगों ने HCl नाम सुना है? तो कितने H है वो उसकी एसिडिटी कहलाएगी। ये H यहाँ एसिड है, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर मैंने अगर ये बोल दिया H2SO4, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड। कभी पढ़ा हो या आगे पढ़ोगे, हमको पता नहीं है, लेकिन इसकी एसिडिटी 2 है और इसकी एसिडिटी क्या है? जितने हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी कहलाती है।
तो कितने उसमें H या एसिड मौजूद है, उस चीज को क्या कहते हैं उसकी? चलो H को एसिड कहा जाता है। H को एसिड कहा जाता है। और कभी कभी बेस है, जैसे NaOH, तो ये बेस है। और ये उसका क्या हुआ? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी तुम्हारे चैप्टर में एक सवाल आया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम है, विच इज मिक्स। तो ये है बेस। इसे क्या कहते हैं? इसकी बेसिसिटी। ये क्या हुआ बोलो? मतलब OH बेस है और H एसिड है। तो जो खट्टा देते हैं नेचर, वो क्या होते हैं? एसिड। जो खट्टापन देते हैं, सोर होते हैं। कैसे होते हैं? और अब जो ये बिटर, कड़वे, कभी डिटर्जेंट खाया है, साबुन मुंह से काट के खाया है तो कड़वा लगता है ना खाने में, तो दैट इज बिटर। तो साबुन बेस है, जितना हाथ धोने की चीज है वो सब बेसिक है। और ये क्या बताइए? तो ये समझ में आ गया। तो क्या क्या नेचर बताया जा रहा है? किसी में कितने OH मौजूद हैं, हाउ मेनी OH आयंस आर प्रेजेंट, दैट इज द बेसिसिटी। हाउ मेनी H आयंस आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज इट्स एसिडिटी। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। इसकी कैसी प्रॉपर्टी हुई? केमिकल प्रॉपर्टी। कैसी बताइए? तो एक तो कंबस्टिबिलिटी से तो तुम्हें समझ में आ गया ना, कंबस्शन। और दूसरा एसिडिटी और बेसिसिटी। अब जरा देखो, these are followed by just with a chemical change। केमिकल चेंज क्या होता है? those changes, बोलो, बताओ बताओ, those changes, हाँ तो लिखो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, those changes which are, ऐसे रासायनिक परिवर्तन जो उत्क्रमणीय होते हैं अपनी प्रकृति में, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसका नीचे बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट। सो दैट इज these changes which are, जो क्या होते हैं बताइए? इरिवर्सिबल। एक बार हो जाए, इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल होते हैं। मान लीजिए अगर मैं पेपर से एशेस बना दूं, पेपर से एशेस, तो क्या आपको लगता है बर्निंग में से ऑक्सीजन तो जला दो तो क्या वापस ला सकती हो एशेस से पेपर? तो ये केमिकल चेंज हुआ। तो ऐसे कोई तुम 4 एग्जांपल बताओ श्रेया जो केमिकल चेंज हो। बर्निंग ऑफ वुड, और बोलो बर्निंग ऑफ, सब बर्निंग है। और कुछ बताओ। डाइजेशन ऑफ फूड को क्या तुम समझते हो? और बोलो। डाइजेशन ऑफ फूड, एसिडिटी ना, रस्टिंग ऑफ, अच्छा बताया है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। और कर्डिंग ऑफ मिल्क क्या है? कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का दही बनना, वो क्या चीज? वो भी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब? अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी डाल दो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बदल जाएगा। 2 बार डाल दो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स निकलने लगेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, बात समझ में आ गई? तो ये कैसा चेंज हुआ? दैट इज ए काइंड ऑफ केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलाइसिस को हम आपको दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन सर कौन सी सर वायर पे आएगा? कैथोड पे आएगा सर? हाँ बताओ। सर वीडियो में नीचे का नहीं आ रहा, नहीं आ रहा? मतलब थोड़ा कट रहा है, थोड़ा पीछे पीछे। चेंज और वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। हाइड्रोजन की बना के दिखाएंगे, लेकिन इतना से पता। चलिए अब आगे बढ़िए। So classify the following as chemical और physical change। जरा इसमें देखो कि कटिंग ऑफ ट्री क्या है। कटिंग, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। कटिंग ऑफ ट्री इज ए फिजिकल और केमिकल चेंज।
ठीक है। तो देखो फिजिकल चेंज, एक तरफ लिखो फिजिकल चेंज, अगर उसके कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए तो उसे क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। अचानक उसमें कोई चेंज नहीं आता और च्युइंगम को बाहर खा के आया करो, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल। नाउ दैट इज कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज। आगे देखो नेक्स्ट क्या है? मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, फिजिकल। फिजिकल। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन। ओके, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, फिजिकल। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी हम लोगों ने देखा, तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। लिसिस का मतलब टूटना होता है, लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिसिटी दी और उससे ब्रेकिंग हो गई क्या? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इनटू, इसमें H2 एंड H2 निकली और O2, सही है। अब देखो डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल। उससे कुछ तो नहीं होगा ना। फिजिकल। कॉमन सॉल्ट को NaCl कहते हैं इन वाटर। फिर देखो मेकिंग ए फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स, ये तो देखो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिजिकल होगा। सर उसके आगे सर क्या सर लेकिन फ्रूट को काटने के बाद वो जोड़ तो नहीं सकते? क्या होगा? जोड़ नहीं पाएंगे। कैसे जोड़ोगे? फेविक्विक चाहिए विथ रॉ फ्रूट्स। अब आगे देखो, पानी जरूरी नहीं है, सबसे बड़ी चीज है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लेना चाहिए। अब कांच टूट गया लेकिन है तो फिजिकल ना, उससे कुछ बदलाव हुआ क्या? सर मतलब सर अगर इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम नींबू डाल दे जो एसिडिक रहेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा सर? इसी पे बहुत सारे प्रैक्टिकल, अभी एसिड बेसिस आजकल में 10th का शुरू हो रहा है, यही सब वो करेंगे 10 दिन 15 दिन, इसीलिए तो सभी रखे हुए। सर पर ये तो बेसिक नेचर है और एसिड वो तो बेसिक बेस का रिएक्शन होगा ऐसे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना वो। हाँ। अब देखो न्यूट्रल हो जाएगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या दिखाया जा रहा है? बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। ओके, अगला देखिए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस क्या क्या है। मेटल के बारे में थोड़ी चीज़ें हमें पता है और नॉन मेटल, तो इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनके एक्सेप्शन देखेंगे, इनके डिफरेंसेस देखेंगे। मेटल, मेटल में अभिषेक मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन बताइए, बताओ। रोहन, आघात वर्धनीयता से क्या तात्पर्य है? बताओ बेटा। These are one kind of elements when हाँ। When it is heated, it can form sheets. हाँ, so property of elements, if it is beaten, it can be converted into sheets। उनको आघात कर करके वर्धनीय बना दिया जाता, बढ़ा दिया जाता। पीटोगे तो कुल्हाड़ी बनाई जा सकती है, हॉट आयरन को पीट पीट कर कुछ बनाया जा सकता है कि नहीं? So if elements, property of elements by which if it is beaten, it can be converted into sheets। Properties of elements, ठीक है, by which if it is beaten, बता
दिया है, लेकिन अब रोहन को पता ही नहीं कि क्या करें, अभिषेक को नहीं पता, जबकि कितने वेटरन हैं, कितने पुराने विद्यार्थी हैं। P10 into sheets. This property is found in metals. Yeah, this property belongs to metal. Belongs to metal. गोल्ड इज हाईली मेलिएबल। अगर कान का एक बुंदा है छोटा सा, उसको पीट कर तुम एक टेबल टेनिस का कोर्ट बिछा सकते, कितनी मेलिएबल। सो गोल्ड या इसी से एक बुंदे से, छोटे से बुंदे से 5 किलोमीटर लंबा तार बन सकता। गोल्ड इज हाईली। आज तक का सबसे लंबा कौन है, कितने का है? देखो सिल्वर गोल्ड के बाद दूसरा नंबर है डक्टिलिटी। ये तो है मैलिएबिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी बाय विच एलिमेंट्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उसके तार खींचे जा सकें। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बाय विच it can be drawn into wires. Metals are ductile. एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड बहुत डक्टाइल। और कॉपर, क्या कॉपर के भी तार बाजार में बिकते हैं? एल्यूमिनियम के भी तार देखे हैं? और लोहे के तार जिनसे कपड़ा बांधा जाता है होते हैं, आयरन के भी होते हैं तार। अब देखो सोनोरस। सोनोरस का मतलब है इफ मेटल्स आर बैंड, मेटल को बैंड करो तो क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सोनोरोसिटी क्या होता है बताइए? कि मान लो जैसे तुमने मेटल को बैंड किया, एक मेटल है और इसको मैं बैंड करूं तो इसमें आवाज होगी। कितने का आते हैं? चौराहे तक पहुंचता है, लेकिन बजाने वाला चाहिए। तो कितने का मिलता है? अभी उसे पानी डाल रहे हैं तो उछलने लगेगा। और तेज, अरे भाई बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं सर, आवाज कुछ अजीब सी आ रही है। हाँ तो वही चीज है, इट इज सोनोरस। ये क्या है बताइए? सर, ये किस मेटल का है? ये 25 मेटल का। 25 मेटल्स को मिला के बनाओ। हाँ, मिनरल है ना? इसके अंदर करेंगे तो एक ही बात है, कहीं मेरे घर में तो अलाउड नहीं होगी, पहले दिन ही फेंक दिया है। मुझे इसके बाद में इसके बाद साइड में भी बाहर जाने देखे ये साइड से बहुत है नहीं? होगा। बस करने का स्किल चाहिए, अंदर नहीं होगा बाहर से होगा। तो बाहर से क्या हो रहा है? अब वो जो भी हो, लेकिन सोनोरिसिटी तुम्हें समझ में आ गई ना क्या होता है? कि इफ मेटल इज बैंड इट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। तो इसकी प्राइस क्या है? 25 रुपये। बोल गया सर के पास 18 से कम चीजें नहीं। इफ मेटल अभी तो लेके आए, अभी मैं गया था ना मना 10 दिन पहले। सर, मेडिटेशन के लिए काम आता है। मेटल इज बैंग। अगर इसको बैंग किया जाए तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा? सर, मैं एक चीज समझ नहीं आया, आपने उस स्टिक को उसके आजू बाजू घुमाया तो उसका साउंड बढ़ क्यों रहा था? इतनी बात पता चल गई। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल क्या है? इस सब के लिए चैप्टर बना, एक साउंड का चैप्टर है।
हार्टबीट उठते हैं। मेटल क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, ये गुंजन करते हैं। वेरिएबल आघात वर्धनीयता, आघात करने से क्या ये वर्धनीय है? आघात वर्धनीयता। डक्टिलिटी तन्यता, तार खींचे जा सकते हैं। समझ में आया? अब आगे देखिए, चौथी चीज है लश्रस, दे प्रोड्यूस साइन इफ सीन फ्रॉम एनीवेयर। अगली चीज देखो, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इफ इट इज हीटेड एट वन एंड, तो क्या होगा? इट ट्रांसफर द हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू अदर एंड, हीटेड और इलेक्ट्रिसिटी इज पास। इफ it is heated at one end, it transfer the heat to other end. If, ठीक है, opposite polarity यानी positive and negative terminals are connected to both ends of metal, then they flow electrons. उससे क्या होगा? They conduct charges. एक तरफ प्लस लगा दो, एक तरफ माइनस, तो क्या उसमें से चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे? सर ये भी कहते हैं कि मेटल को अगर हीट करते तो वो अपनी लेंथ बढ़ा देते हैं और कम कर देते हैं छोटी चीज़। इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देखो टर्मिनल्स ये दोनों किसमें किए जाए बताइए? ये हमारे पास एक मेटल है, बताओ अगर मैं यहाँ पर इसमें फ्लेम लगाऊं, आग जलाऊं, तो क्या इस एंड पर एक मोमबत्ती, ये कैंडल उल्टी लटकी हुई है, क्या ये गिर जाएगी? अगर यहाँ पर आप इसमें आग लगाओ, तो इसका मतलब क्या है? हीट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। और इसी में अगर मान लीजिए एक एंड पे पॉजिटिव लगा दिया जाए और एक पे निगेटिव, तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी चलेगी? करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। तो अगर हम मान लीजिए यहीं पर इनमें हमारे पास अगर यहाँ पर मेटल ना होता, कोई दूसरी रॉड होती, तो क्या इस बल्ब, ये बल्ब जल पाता? सर ये वोल्टेज अभी ये क्यों जल रहा है? क्योंकि ये सारा मेटल है, कॉपर, तो ये इसकी वजह से जल रहा है। एमीटर, तो एमीटर में करंट दिखाई दे रही है, ये देखो, तो करंट की फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है एमीटर में। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज मेटल। अगर इसमें मेटल की जगह में लकड़ी लगा दो, तो क्या ये काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मेटल है ना पूरे में, कॉपर प्रॉपर। तो बैटरी लगी है, अब ये एक बल्ब है, तो ये जल जाएगा। भाई सारा कॉपर है, तो कॉपर से होकर जल रहा है। लेकिन यदि इसमें यहाँ इतने लकड़ी लगा दी जाए, कॉपर हटा के, तो जल नहीं पाएगी। तो इसमें मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी सस्ते हैं। एमीटर है 200 रुपये में, सही है। अभी नहीं जल रहा है। सर कार्स का तो यही सिस्टम यूज होता है, मैं इलेक्ट्रिसिटी बना सकता हूँ इससे। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है कि नहीं? इसको जब दबाते हैं तो कांटेक्ट हो जाता होगा। दबाओ, हो रहा है? इससे पता चल गया। जिसका दबाव, इसको की को प्रेस करो। तो अभी हमने क्या पता कर लिया बताओ? कि इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, ये किसमें कनेक्ट कर दिया बताओ? मेटल टू एंड्स ऑफ मेटल, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आ गई? मेटल कैन बियर लोड्स, ए लार्ज अमाउंट ऑफ लोड कैन बी सस्पेंडेड। तो इसको क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। लोड बियरिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। दीज आर हैविंग हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी। ओके, अब देखो
तो metals are having high load bearing capacity. आगे लश्रस तो होता ही है. These are having high density, high melting point, high boiling point, mostly solids, silver और green color. These are having सर हाई डेंसिटी. high density. अगर मैं हाई डेंसिटी कह रहा हूँ तो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये तो हाई डेंसिटी हो गई और हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो Fe का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? That is 2600. सर आपने 1450 बताया था. सर लोड बेयरिंग कैपेसिटी को टेंशन हाँ? सर लोड बेयरिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है. तो हम आयरन की तरफ मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे. उसी से देखेंगे. 14,000 नहीं हुआ, 2600. चलो देख लेते हैं. 14,000 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन 1530. 1500 ना ऐसे ही दिखाया होगा. चलिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होगा एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. दीज है. और क्या होता है बताओ? हाई लार्ज टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? सर यही कहने का है. एबिलिटी टू बियर लोड्स ना. ये आई दीज आर मोस्टली सिल्वर और ग्रीन कलर. कैसे कलर के होंगे? या तो सलेटी होंगे या फिर क्या होंगे? सिल्वर कलर के. नाउ इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट. वो मैंने दिखाया था, हाथ से मैंने मोड़ दिया था, सोडियम को तोड़ दिया था कि नहीं, चाकू से भी काटा सकता. आर वेरी सॉफ्ट. और 80 डिग्री सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है. ये पोटेशियम का और 100 डिग्री सोडियम का. मेल्टिंग पॉइंट भी कम है दोनों का. सर अगर हम नमक को तवे पे रखे और करें तो ये पिघल जाएगा सर. नमक का 1500 है क्योंकि NaCl है, वो कंपाउंड है. सर तो हमारा गैस स्टोव कितना हीट कर सकते हैं सर? 3000. सोडियम हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एंड पोटेशियम का क्या है? हैज 100. मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस. अब देखो इसके अलावा सभी सिल्वर और ग्रे कलर के हैं. देखो गोल्ड कैसा होगा बताओ? गोल्ड इज ऑफ गोल्डन कलर एंड कॉपर इज शाइनी ब्राउन. तो ये सिल्वर और ग्रे तो नहीं हुआ, तो ये इसका अपवाद है. एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? अपवाद यानी ये थोड़ा डेविएट करते हैं. शाइनी ब्राउन. इसके अलावा लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एक ये भी है. लेड तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है ना. सर मरकरी भी लिख सकते हैं कि वो लिक्विड है. वो भी लिखो. मरकरी मरकरी का लिखो. मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इतनी बात समझ आ गई? मरकरी भी
रूम टेम्परेचर में क्या है? और भी दूसरे मेटल हैं जैसे गैलियम है, तो गैलियम का क्या है? वो भी अगर हाथ में रखोगे तो मेल्ट हो जाएगा। रूम टेम्परेचर नहीं मेल्ट करेगा, लेकिन पाम टेम्परेचर 36 डिग्री पर लेटेंट हीट 36 पे हो जाएगा। देखो इनटू पीसेस। मोस्टली गैसेस हैं, कलरफुल हैं, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल। नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रस, चमक भी नहीं होती है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नो लोड बियरिंग कैपेसिटी या पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन नहीं बियर कर सकते हैं। तो इनके एक्सेप्शंस क्या हैं? मोस्टली कलरफुल, मोस्टली गैसेस। डायमंड, इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन पे जब बहुत प्रेशर लगाओगे तो हीरा बन जाता है। कोयले पे सर वो मेटल हुआ कि नॉन मेटल? नॉन मेटल कार्बन है। देखो ना, कार्बन सीढ़ी के इधर नहीं पड़ रहा है, वहाँ देख लो Graphite भी होगा। लेटर भी। हाँ, तो एक्सेप्शन में क्या है कि डायमंड इज हार्डेस्ट एवर नॉन मेटल सब्सटेंस। जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये हार्डेस्ट है। और इसी का ये क्या है बताओ? इट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोप तो बाद में पढ़ोगे, अभी लिखो फॉर्म ऑफ कार्बन। अब देखो, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 5500। ग्रेफाइट हैज सेकंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। दोनों ही फॉर्म ऑफ कार्बन, कोयले के हैं ये सब। सेकंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिन्हें 5000 लिखा जा सकता है। और तीसरी चीज, ऐसा कोई नॉन मेटल है जिसमें चमक होती हो। करेक्ट। आयोडीन इज लस्ट्रस। आयोडीन हमने दिखा दिया ना, लस्ट्रस। इतनी बात समझ आ गई? और मोस्टली गैसेज हैं, तो इतनी बात इसके एक्सेप्शन की। ब्रोमाइन हो गया। अब ये जितनी भी बात हमने आपको बताई है, एक्सेप्शंस है या जो भी हैं, वो सब यहाँ पर अलग से दिखाए गए हैं। ये भी दिखाया गया कि 92 आर नेचुरली अकरिंग मेटल्स एंड अदर्स आर मैन मेड नॉन मेटल्स। टोटल में कितना बताया? सब बातें पढ़ो। बताया गया है कि 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग हैं। 92 एलिमेंट्स हैं, उसमें मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल। जो येलो को छोड़ दो तो बाकी 92 काउंट है। देख लो, जितने येलो दिख रहे हैं ना, वो रेडियो एक्टिव हैं, वो सब मैन मेड हैं। वो कैसे हैं बताओ? और लेकिन ये सारे, तो ये सबको हटा दो तो बच कितने गए? 100। ये जितने भी हैं, दैट इज अनऑक्टियम 118। 118 में ये जितने भी हैं, कोई काउंट करे तो पता चले कितने। 92 नेचुरली अकरिंग। कितने? सर मरकरी को पानी तो में डाल के उसको 118 अलग में से कैसे 28 करेंगे? हटाओ, क्या 90 हो रहा है? सर इनकी हाईएस्ट मतलब 92 बोला, 92 आर नेचुरली। सर डिकम्पोजिंग टाइम कितना होता है? किनका? हाईएस्ट किसका है सर डिकम्पोजिंग टाइम? डिकम्पोज किसी का रेडियम का 5000 है, हाफ लाइफ के लिए अलग अलग है सब। सर लेकिन सर यूरेनियम का तो सर करोड़ सर हाफ लाइफ के लिए। तो अब इतनी बात तुमको समझ में आ गई मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। अभी इसकी एक और क्लास होगी,
इनके डिफरेंसेस की, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स की थोड़ा थोड़ा बाकी है। अगले उसका अगला चैप्टर कौन सा करेंगे? सर फिजिक्स कौन सा स्कूल में चल रहा है? फिजिक्स सर बायो हमारा एक कंप्लीट भी नहीं हुआ अब तक, फिजिक्स हमारा हो चुका चलो। बता देना, कल देख के बता देना, हाँ? अगर अभी नहीं हो रहा है तो फिर हम ओके